मिनी सचिवालय, कोर्ट, जगह जगह सड़कों पर प्रदर्शन करना, मटके फोड़ना, जल्दाबाग जाना, मतलब लोग इतने त्रस्त हैं पानी के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों के यहाँ इतने कद्दावर नेता है, भूपेंद्र जी, संजय शर्मा जी जो शहर के मंत्री हैं, दो मंत्री हैं, होते हुए भी यहाँ शहर में इतनी पानी की समस्या हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपना भरतपुर चैनल से। और आज हम हैं अलवर में और हम बैठे हैं आज कांग्रेस पार्षद जी के पास और इनसे आज हम जानेंगे अलवर का कितना क्या विकास हो पाया है और क्या क्या अलवर में समस्याएं चल रही हैं। आपका परिचय इस वक्त। मैं रिंकू पार्षद पुत्र वार्ड नंबर 42 से, जो कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अलवर की जो मेन समस्या है वह है पानी की। और पानी के लिए अलवर की जनता जो इतनी तरस रही है कि, और इतने परेशान लोग हैं कि मिनी सचिवालय, कोर्ट, जगह जगह सड़कों पर प्रदर्शन करना, मटके फोड़ना, जल्दाबाग जाना, मतलब लोग इतने त्रस्त हैं पानी के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों के यहाँ इतने कद्दावर नेता है, भूपेंद्र जी, संजय शर्मा जी जो शहर के मंत्री हैं, दो मंत्री हैं, होते हुए भी यहाँ शहर में इतनी पानी की समस्या हो रही है। और उन समस्याओं को सुनना चाहिए, जो जनता को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि जनता एक ऐसी जनता है कि जो अपने एक एक वोट के अधिकार से इन मंत्रियों के पद मिलते हैं। और जो भी जननायक चुन कर आते हैं वो एक वोट से बनते हैं। और आज उस वोट की घड़ी आ चुकी है, उस जनता का निर्णायक चुनने का समय आ गया है। जैसे कि मैं आपसे कह सकता हूं कि अब अलवर शहर में नगर निगम के चुनाव आ गए हैं और सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वोट दो, हमें वोट दो। पर मैं अलवर शहर की जनता से मेरा यही कहना है कि आप जो भी अपना निर्णायक नगर निगम मेयर चुने, वो ऐसा मेयर चुने कि जो आपकी जनता की समस्याओं को सुन सके, उनका निवारण कर सके। जनताओं के, जैसे कि शहर में सबसे बड़ी समस्या पानी की मैंने आपको बताया था, उसके बाद में सड़क की और शहर में लाइट सुविधा, स्ट्रीट लाइट, क्योंकि जयपुर जब नगर निगम में आता था कि वहाँ बड़े बड़े काम होते थे। और हमें उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में जो मेयर बनेगा वो इस अलवर शहर में समस्याओं का निवारण करेगा। और मैं स्वयं भी वार्ड नंबर 44 से पार्षद प्रतिनिधित्व हूँ और उसके लिए मेरे वार्ड की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार्यकाल तो 5 साल का होता है, पर इस बीजेपी सरकार ने इसको 7 साल का कार्यकाल बना दिया। वो लाइव में पहली बार हुआ है ऐसा कार्यकाल कि ये सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है। और ये चुनाव की घड़ी जो आ गई है, मैं सभी मेरे वार्ड की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप उस आदमी को अपने वार्ड से, अपने क्षेत्र से चुनिए जो आपके बीच में आपकी समस्याओं के लिए हमेशा खड़ा रहा, आपकी समस्याओं का निवारण किया, आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहा, आपकी छोटी सी छोटी समस्याओं को उन्होंने सुना। और जैसे कि आपके जहाँ पानी की समस्या थी वहाँ बोरिंग लगवाए, जहाँ सड़क की सुविधा थी वहाँ पर सड़क गिरवाए। और मैं अपने वार्ड में पूरे दावे से ये कह सकता हूँ कि मेरे पूरे क्षेत्र में, मेरा वार्ड नंबर 42 वार्ड है, जो इतना बड़ा वार्ड था कि जहाँ मेरे कार्यकाल में जब मैंने देखा कि मेरे क्षेत्र में लोगों की इतनी बुरी समस्या थी कि जब भी बरसात का मौसम होता था तो करीबन लोगों को इतनी समस्या का सामना करना पड़ता था कि पानी में निकलना होता था। कभी शमशान घाट जाते थे तो लोग पानी में निकल के जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो पानी में निकल के जाते थे। तो मैंने बड़ी अपने आपको समझाते हुए ये निर्णय लिया कि मेरा तन मन धन जो भी खर्च हो जाए, मैं अपनी वार्ड की जनता जब मुझसे 5 साल बाद ये पूछेगी कि पार्षद जी आपने क्या किया, तो मैं पूरे दावे से, पूरे हक से, पूरे ईमान से ये कह सकता हूँ कि मैंने आपके जो कार्य किए हैं वो आप सभी के सामने है। और आपको पूरे इन 7 वर्षों में मैंने कभी ऐसा आपको मौका नहीं दिया, चाहो वो कितने बड़े पैसे वाला हो,
चाहे वो कितना गरीब आदमी हो। मेरे लिए मैंने एक समानता का व्यवहार रखा, और उस समानता के व्यवहार में मैंने मेरी माता, बहन, भाई, युवा साथी और मेरे बुजुर्ग जो भी था, बड़े थे उनका मैंने सम्मान किया, छोटे थे उनका मैंने आदर किया। और उन्हीं आदरों के साथ में मैंने मेरे 5 साल कैसे निकल गया, क्योंकि पूरे वार्ड ने मुझे इतना प्यार, प्रेम, इतनी इज्जत और इतना महत्व दिया कि मैं हमेशा पूरे वार्ड में खुशी से झूमता रहा। खुशी से करते करते मैंने छोटी छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं तक मैंने पूरा कार्यकाल निकाल दिया। और मेरी जनता से यही अपील है कि जो मेरे क्षेत्र में, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे क्षेत्र में 5 से 7 रोड बचे होंगे, नहीं कि पूरे 2 किलोमीटर के क्षेत्र में मैंने पूरे कार्यकाल में एक भी सड़क, जो सीसी सड़क नहीं बनाई, वो मैं आज दावे से आपके सामने कह सकता हूँ। और प्रत्यक्ष में वो सभी सड़क आपके सामने है। और जिन गलियों में, जिन मोहल्लों में पानी की समस्या नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे चाहे जेब से बोरिंग करवा कर आपकी समस्या को निवारण करना पड़े, पर ऐसा नहीं है। हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान हमने पढ़ा है, और उस संविधान में हमें इतनी ताकत दिलाई है, इतना जोश दिलाया है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि तुम शिक्षित रहोगे तो संघर्ष करोगे। तो हमने उन्हीं बाबा साहब के आदर्शों पे चलते हुए यही कहा है और समझा है कि बाबा साहब ने जो हमें बताया, उसके आदर्शों पे चलते हुए हमने सरकार से लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे पूरे कार्यकाल में एक भी सड़क नहीं छोड़ी है। और मैं अपने पारिवारिक रूप से मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जो मेरे पिताजी थे, वो आज से 20 वर्ष पहले भी पार्षद थे। उसके बाद मेरी माताजी पार्षद बनी, और फिर दोबारा भी मेरी माताजी पार्षद बनी, और अब की बार मैंने उनका कार्यकाल संभाला है। तो इन चार कार्यकालों में हमारे परिवार पर किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि इनकी पार्षदी बहुत ख़राब है, बहुत अच्छी है, बहुत कैसी है। पर यही कहा लोगों ने, क्योंकि वो हमसे दिल से जुड़ते हैं, और हमसे जो लोग जुड़ते हैं, हम धरातल पे रह के उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। वर्तमान में अगर मैं पूछूं, शिक्षा के क्षेत्र में कितना क्या विकास है? शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आजकल के बच्चों में कि कंपटीशन का ज़माना हो गया है, और जो हमारे दलित समाज की जो बस्तियां हैं, उनमें स्कूलों में इतनी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मैं स्कूल में भी मॉनिटरिंग करते रहता हूँ, पीटीआई से हमारे स्कूल के जो प्रधानाचार्य उनसे मिलता रहता हूँ, क्योंकि पूरे क्षेत्र में शिक्षा के मामले में आजकल सरकारी स्कूलों में पूरी तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि इसीलिए जो पैसे वाले लोग हैं वो आजकल बड़ी बड़ी स्कूल और कोचिंगों में अपने बच्चे पढ़ाते हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं वो हमेशा सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में भी सरकार को ऐसे नियम लगाने चाहिए, क्योंकि जैसे कि कैमरे की निगरानी में कैमरे की निगरानी में पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए स्कूल की, जिससे टीचर ये सो रहा है या मोबाइल देख रहा है या गेम खेल रहा है, ऐसी की बहुत वीडियोज़ वगैरह आती है कि बच्चे अपना पढ़ रहे हैं और टीचर अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपना टाइम पास कर रहे हैं। जब सरकार की तरफ से लाखों रुपए की सैलरी टीचरों को मिलती है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूँ, सभी जो अध्यापक टीचर हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो भी अपना थोड़ा सा शिक्षा के अभाव में इन बच्चों को पढ़ाएं, जिससे वो सोच सके। क्योंकि जितने भी टीचर हैं, आप सभी जनता ने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनके बच्चे हमेशा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इतना अंतर क्यों है, इतना फ़र्क क्यों है? क्योंकि जब गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है तो उस टीचर को सोचना चाहिए कि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, तो मेरे बच्चों को भी मैं गवर्नमेंट स्कूल में क्यों ना पढ़ाऊँ। पर उनको पता है कि गवर्नमेंट स्कूलों की हालात क्या है। हमारे दलित क्षेत्रों में मैंने बहुत चीज़ ऐसी देखी हुई कि जैसे शराब के ठेके खोले जाते हैं,
जहाँ पूरे क्षेत्र में आप देखो कि दलितों के जहाँ मोहल्ला होगा वहाँ ज़्यादातर शराब के ठेके, क्योंकि ये सरकार की बड़ी बनाई नीति है। क्योंकि दलित लोगों को उनका काम है कि उनको शराब पीकर बच्चों से झगड़ा करना, काम पर नहीं जाना, इस तरह की कुरीतियाँ जो पैदा करते हैं वो इन दलित मोहल्ले के आसपास ही लोग लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप विधायक साहब को विकास के नाम पर कितने क्या अंक देना चाहेंगे 10 में से, तो आप कितने देना चाहेंगे? हमारे जो शहर के विधायक हैं संजय शर्मा जी, उनका मैं सम्मान करता हूँ। और पहले भी हमारे पूर्व में जो विधायक रहे हैं संजय शर्मा, वो इस कार्यकाल से पहले भी वही शहर से विधायक रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पूरे 10 साल के अंदर में संजय शर्मा जी ने ये नहीं किया कि पानी की समस्या से लोग इतनी बार उनके पास जाते हैं, बोर लगाते हैं, बोर सूख जाते हैं, कहाँ पानी की समस्या है कहाँ नहीं है। जब एक कार्यकाल में विधायक अपना कार्यकाल अपना अनुभव ये नहीं देख सकता कि जहाँ पानी की समस्या है तो वहाँ विधायक उनकी समस्या सुने और जनता तक इस कुर्सी पे बैठने के लिए जनता निर्णायक होती है। 10 में से अंक क्या उनको 10 में से हम उनको 5 अंक देने योग्य नहीं है, क्योंकि शहर के मंत्री बीजेपी की सरकार और सरकार में मंत्री होते सोते हुए इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम चंबल का पानी लाएंगे, अलवर चंबल का पानी लाएंगे। पर कहने को तो जब चुनाव आते हैं, जब ये सारी सुविधाएं इनकी माइकों पर स्टेजों पर बड़े बड़े मंचों से ये कहते हैं, पर जब बात आती है विकास की तो ये विकास हमेशा के 5 साल के कार्यकाल में इनका गायब हो जाता है। तो जैसे कि आने वाले टाइम में आप मुख्यमंत्री राजस्थान का किसे देखना चाहेंगे? आने वाले कार्यकाल में मुख्यमंत्री के रूप में हम हमारे माननीय अशोक गहलोत जी हैं, जो इतने पहले पूर्व में भी 3 बार रह चुके, और उनके कार्यकाल में आज जनता भी कहती है कि ऐसा जननायक होना चाहिए कि जो गरीबों के हित में गरीबों की बात कर सके, गरीबों तक उनकी स्कीम पहुंचा सके। जैसे कि मैंने बहुत वीडियो और न्यूज़ों में देखा है कि लोगों के इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं कि जो अगर एक गरीब इंसान को अगर एक छोटी सी बीमारी लग जाए तो मैं मानता हूं उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उनके बस की जाने के लिए नहीं होता है कि वो उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से वो इलाज करा सके। पर उसके लिए हमारे माननीय यशस्वी जननायक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इतनी अच्छी स्कीम निकाली थी कि 25 लाख तक इलाज फ्री, गरीबों के लिए मोबाइल फ्री, गरीबों के लिए अनाज फ्री, महिलाओं के लिए किराया फ्री, शिक्षा के अभाव में कितनी नौकरियां दी। और जो भी हमारे कांग्रेस कार्यकाल में ये कार्य हुए हैं, आज बीजेपी के जो लोग हैं, काम कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस सरकार ने जो चीज़ें बनाई है, जैसे कि मैं कह सकता हूं कि अलवर में ESI मेडिकल कॉलेज, जो किसकी देन है? माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे माननीय आदरणीय नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी, टीकाराम जूली हमारे नेता प्रतिपक्ष, उनकी देन है। दूसरा मेडिकल कॉलेज जो हमारे जेल सर्किल पे है, जो ओवर ब्रिज है, सबसे पहले ओवर ब्रिज हमारे माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने बनवाया। और भी काम है, जो मिनी सचिवालय, जो कितना बड़ा सचिवालय जो अलवर की शान है, वो माननीय हमारे आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने बनवाया। और शहरों में, पूरे अलवर शहर में इतने रौनक स्ट्रीट लाइट, जहाँ कंपनी बाग, ये जैसी पुरानी ये जो चीज़ है वो सारी पुश्तैनी, मोती डूंगरी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अलवर में कि जो हमारे आदरणीय भंवर जितेंद्र जी लाए, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये सारे काम कांग्रेस के लाए हुए कार्य हैं,
जिन पर ये बीजेपी के लोग अपनी पट्टी का चिपका कर लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है कि ये लोगों को बता रहे हैं कि ये काम हमने किए हैं। पर आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, आजकल युवा पीढ़ी इतनी अग्रसर हो गई है कि जो काम होता है वो लोग 1 मिनट में अपने फ़ोन पर पहुंच जाता है। तो अब ये मूर्ख बनाने वाले जो जनता मूर्ख नहीं रही और ना ही मूर्ख बन सकती है कि ये लोगों को गुमराह किया जाता है। पर आज आप जनता का समय बदलने वाला है। हमारे राहुल गांधी जी के निर्देश के अनुसार पढ़े लिखे लोग जो हमारे हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, जो पढ़े लिखे हैं, वो उनकी बराबरी कोई नेता नहीं कर सकता। और आने वाले कार्यकाल में हम पीएम के रूप में हमारे राहुल गांधी जी नेता को देखना चाहते हैं। इसके लिए भी जो दिल्ली में जंतर मंतर पे जो युवाओं ने इतनी बड़ी आवाज़ उठाई थी, जो नीट पेपर लीक हुए, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया कि एक मंत्री को हटाकर दूसरा मंत्री बिठा दिया। और उसमें भी युवाओं को ऐसा आश्वासन नहीं मिला जिसके लिए युवाओं को पेपर लीक होने से बच सकें और युवा अपनी नौकरी पाने के लिए, क्योंकि हमारे आदरणीय मोदी जी पीएम साहब ने ये कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लोगों को ये काम दूंगा, बच्चों को ये दूंगा। आज बच्चों की हालात देखें तो स्कॉलरशिप के लिए भी लोग तरस रहे हैं। आज मेरे वार्ड में इतनी महिला है कि जो पेंशन के लिए 3-3 महीने पेंशन रुकी हुई है। तो ये सरकार क्या कर रही है? और मैं तो आपसे कह रहा हूँ पत्रकार साहब कि आप एक बार जनता के बीच में जाएं, उनसे वार्ता करें। जनता आपको स्वयं बताएगी कि आपके लिए आप जनता ने किस सरकार में फ़ायदा लिया और किस सरकार में जनता को नुकसान हो रहा है। जैसे कि गहलोत जी 3 बार सीएम पद पे रह चुके हैं। आपको नहीं लगता कि वो एक नया चेहरा आना चाहिए, और वो जो नया चेहरा आना चाहिए वो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? जो हमारे हाईकमान है वो नए चेहरे में, जो ये आज के ज़माने में हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा है कि युवाओं में जोश है और युवाओं को हम आगे करेंगे, और क्योंकि युवा इस देश का भविष्य है और इस देश का युवा जो कर सकता है वो ये मानो कि पूरी दुनिया में युवाओं का आज जो जोश बना हुआ है वो सब युवाओं की वजह से बना हुआ है। युवा पढ़ाई में, कार्य में, अपने अपने पारिवारिक संबंधों में, हर चीज़ में आ रही है। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के रूप में कोई युवा आए जिससे लोगों में जोश भर सके। हमारी राजस्थान सरकार में कांग्रेस पार्टी दोबारा जीतेगी, इस चीज़ का हम आपसे वादा करते हैं। क्योंकि हम धरातल पे रहकर इतने गाँवों में, इतने शहरों में हम जाते हैं, जाकर लोगों को सुनते हैं, उन अपने विचारों को बताते हैं। तो लोग अपने अपने विचारों से ये हमें निकल के आता है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस सरकार आएगी और जो हमारे अगले मुख्यमंत्री के रूप में जो भी होंगे हमें स्वीकार है। आप सरकार और अपने विधायक साहब से अगर कुछ मांगे रखना चाहें अलवर की जनता के लिए तो वो क्या होंगी? मैं सरकार से जो मांग रखना चाहता हूँ, मेरी मांग यही है कि सबसे पहले अलवर क्षेत्र में पानी की समस्या को मिटाया जाए। क्योंकि पानी के लिए लोग इतने तरस रहे हैं कि अलवर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो रही है। आए दिन लोग पानी पे टंकियों पे चढ़ रहे हैं, लोग सड़कें जाम कर रहे हैं, लोग जलदायु विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लोग एप्लीकेशन लगा के आ रहे हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शहर में जो मंत्री हैं संजय शर्मा जी, उनसे कहना चाहता हूँ कि जनताओं की छोटी छोटी समस्याओं को आपको सुनना चाहिए, सुनकर उनको ऊपर हल करना चाहिए, जिससे आम जनता भी आपसे खुश हो सके। पर खुश होने की जगह अलवर की जनता आज नाराज़ है आज मुख्यमंत्री हमारे शहर विधायक जी से, क्योंकि लोगों की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सारे क्षेत्र में, अलवर क्षेत्र में अगर छोटी सी बरसात आ जाए तो उस बरसात के मौसम में सारी नालियाँ
सड़कों पर आ जाती है, सारे सीवर लेन चौक हो जाते हैं। मतलब पूरे अलवर शहर में इतना बुरा हाल हो जाता है कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो विधायक साहब को देखना चाहिए कि वो शहर के विधायक हैं अगर, और वो खुद उस शहर के बीचों बीच रहते हैं जहाँ एक तरीके से भगत सिंह सर्किल है, भगत सिंह सर्किल में उनका निवास है। हर जनता की समस्या वो बताते हैं, पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, धरातल पे कोई कार्य इनका नहीं होता। जैसे कि अभी यहाँ पर क्राइम रेट में भी अलवर का नाम बहुत ज़्यादा आता है, इस पर प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? क्राइम के मामले में मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे एसपी साहब हैं, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है कि जो भी क्राइम होता है उस जो हमारी युवा पीढ़ी है उन वो क्राइम की तरफ यहाँ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि लोगों का पढ़ना नहीं होता, उनको अच्छी शिक्षा नहीं होती, उनका अच्छा सिस्टम नहीं होता, वो अच्छी जगह नहीं बैठते। तो जो युवा हैं वो उनके पास रोज़गार नहीं होगा तो वो क्राइम की तरफ ही जाएंगे। जैसे कि आप आगामी चुनाव हो रहे हैं, तो आप जनता के बीच में किन मुद्दों को उठाएंगे विकास को लेकर? आगामी चुनाव में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अलवर की जनता को ये पता है कि अलवर में किस चीज़ की कमी है। सबको पता है कि पूरा अलवर शहर की जनता पानी के लिए तरस रही है। कुछ क्षेत्रों में बोरिंग लगाकर जनता को कह दिया जाता है कि अब तुम्हारे पानी की समस्या मिट जाएगी। तो ये समस्या किसी एक की नहीं है, किसी एक क्षेत्र और एक वार्ड की नहीं है। जो अलवर शहर में आज देखा जाए तो पानी कितना गहरा हो चुका है, पानी इतना नीचा जा चुका है कि अगर बोरिंग लगाए तो या 2 या 3 या 4 साल में बोरिंग सूख जाते हैं। तो मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े वादे कर लोगों से कहा था कि चंबल का पानी अलवर तक आएगा, पर मेरे हिसाब से आज तक तो चंबल का पानी डॉक्यूमेंट्सों में लोगों को कहने में चल रहा है, पर धरातल पे इसका कार्य नहीं हो पा रहा है। तो अलवर की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि पानी की समस्या है जो अलवर में वो सबसे ज़्यादा समस्या है। और दूसरी समस्या जो कई क्षेत्रों में सड़कों का कार्य, कि बहुत से क्षेत्र ऐसे कच्चे वाड़ हैं जिनमें आज तक सड़कों का कार्य नहीं हो पाया है। और तीसरी नालियाँ, स्ट्रीट लाइट, पेड़ पौधे, ये ऐसा कार्य होना चाहिए कि जिससे क्योंकि पैसे वाले लोग तो पैसे से अच्छा कितनी भी महंगी हो जाए वो खरीद कर अपना कार्य गुजार कर सकते हैं, पर जो गरीब लोग हैं, जो एक मजदूर, एक मेहनती व्यक्ति है जो अपनी 500 रुपये की मजदूरी में अपने घर का लालन पालन करता है, वो बेचारा इस महंगाई के दौर में क्या करेगा। क्योंकि आज से 14 साल पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब उस टाइम कांग्रेस के कार्यकाल में आपने देखा होगा पेट्रोल की रेट क्या थी, 55 रुपये। आज क्या रेट हो गई, 120 रुपये। खाने पीने की बातों पे जाए तो सरसों का तेल जो एक आम तरीके से हर घर में यूज होता है खाना बनाने के लिए, उसकी क्या कीमत थी, 60 रुपये, जो आज भी 190 रुपये किलो। दाल जो 40 से 45 रुपये किलो, जो आज हर घर में बनती है, एक नॉर्मल गरीब से गरीब आदमी दाल खाता है, तो आज 100 रुपये किलो। तो ये महंगाई के दौर में ये जनता क्या करेगी, आम आदमी क्या करेगा। तो लोगों को सोचना चाहिए कि इस सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी कि सिलेंडर, गैस सिलेंडर, जो हमारे अशोक गहलोत जी थे उन्होंने सिलेंडर 400 रुपये का था, तो इन लोगों ने लोगों को गुमराह किया। वो लोगों से कहा कि 450 रुपये का सिलेंडर होने के बावजूद गरीब लोग क्या खाएंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं, जब 450 का सिलेंडर था, जब गरीब लोग कुछ नहीं खा पाए, तो आज 950 के सिलेंडर में इनको जवाब क्यों नहीं दे पा रहे। जैसे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो पहले सिलेंडर पर बैठ के सिलेंडर को उठा के सड़कों पर घूमती थी, आज वो मुख्यमंत्री कहाँ है। तो लोगों को जवाब देना चाहिए
इनका काम क्या रह गया कि सिर्फ धरातल पे कोई काम नहीं और बड़ी बड़ी बातें कर कर अपने चुनाव जीतना। तो मैं तो गरीब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो एक वोट का अधिकार है, जो संवैधानिक तौर से बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दिया है, उसका हम सही जगह सही तरीके से अपने न्यायिक रूप से जो भी कैंडिडेट अपने क्षेत्र में खड़ा होता है उसको आप अपना वोट दो, अपना जिससे वो आपके क्षेत्र में विकास की गंगा बहा सके, आपके विकास के रूप में एक विकास पुरुष आपके बीच में आ सके और विकास पुरुष होने के नाते आपके सुख दुख में हमेशा आपके काम आ सके। आप अपना जननायक अपना क्षेत्र के जो पार्षद को चुने, उसके लिए आप हमेशा सही तरीके से अपने वोट का अधिकार लें। धन्यवाद। मैं राहुल कुमार आपना भरतपुर चैनल से, और आज हमने जैसे कि पार्षद जी से बात करी, इन्होंने यहाँ के विकास और समस्याओं को लेकर बताया। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पानी की समस्या का है। मैं आप से देता रहूँगा मेरे कैमरामैन विष्णु के साथ। धन्यवाद।